अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमने कर लिया था भाई क्या, लास्ट टाइम हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में बात करी थी, ठीक है। आज हम बात करेंगे भाई एक और अच्छा सा टॉपिक है, दैट इज वैल्यू एडिशन या फिर एडेड वैल्यू, या फिर कभी कभार एग्जामिनर इसको वर्ड यूज कर लेता है, एक दफा एग्जाम में आ गया था क्रिएटिंग वैल्यू। तो एडेड वैल्यू बोल दे, वैल्यू एडिशन बोल दे, क्रिएटिंग वैल्यू बोल दे, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये सब सेम ही। एडेड वैल्यू बोले, क्रिएटिंग वैल्यू या फिर वैल्यू एडिशन, ठीक है, तो आप परेशान नहीं हो जाना। चलो, अब एडेड वैल्यू होता क्या, एडेड वैल्यू क्या होता है, इसकी बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, मैकडोनल्ड्स और रोड साइड वो स्टॉल नहीं होता, वो जो आजकल कार्ट का बिजनेस बड़ा चल रहा है, ठीक है, वो वाला बिजनेस। तो कार्ट के बिजनेस मतलब स्टॉल वाला बिजनेस और मैकडोनल्ड्स को कंपेयर कर। तो फॉर एग्जांपल, एक जिंगर है या फिर एक कोई भी नॉर्मल सा बर्गर है, वो मैकडोनल्ड्स सेल करेगा भाई कितने का, 600 का। स्टॉल वाला सेल करेगा 250 का, स्टॉल वाला सेल करेगा 250 का। अच्छा, सेम ग्रामेज ऑफ चिकन होगा, मतलब सेम वेट ऑफ चिकन होगा, सेम उसमें भी बन है, सेम उसमें भी चीज है, सेम उसमें भी वेजिटेबल है, सेम उसमें भी सॉस है। शायद स्टॉल वाला, कार्ट वाला आपको ज्यादा सॉस डाल के दे एज कम्पेयर टू मैकडोनल्ड्स, लेकिन फिर भी स्टॉल और कार्ट वाला अपना बर्गर 250 से ऊपर का सेल नहीं कर सकता। मैकडोनल्ड्स वाला 600 का आराम से सेल कर लेता है, वही सेम बर्गर, सेम वेट का, ठीक है, सेम कैटेगरी का। तो ऐसा क्यों होता है कि मैकडोनल्ड्स को लोग विलिंग क्यों होते हैं 600 पे करने के लिए, और स्टॉल और कार्ट को वो 250 पे करने के लिए क्यों विलिंग है, ऐसा क्यों होता है? नहीं नहीं, स्टॉल इजंट, वो तो जेनोसाइड वाली चीज तो बहुत अलग हो गई ना। स्टॉल क्यों 250 का सेल कर सकता है, ठीक है, स्टॉल 250 से ऊपर का क्यों सेल नहीं कर सकता, और मैकडॉनल्ड्स क्यों आराम से 600 का सेल कर सकता है? चलो, आप मैकडॉनल्ड्स को क्यों ज्यादा पैसे देने के लिए विलिंग हो, चलो आप लोग बताओ। वाई पे मोर टू मैकडॉनल्ड्स, मैकडॉनल्ड्स को आप ज्यादा पे करने के लिए क्यों विलिंग होंगे? चलो, ब्रांड, ब्रांड हो गया, चलो सही है, हाइजीन हो गया, सही है। और भाई क्यों ज्यादा पैसे देने के लिए विलिंग हो गया? चलो सर, एडवर्टाइजिंग, सर मार्केटिंग, ठीक है, बेटर क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी भी हो सकता है, हाँ वो भी हो सकता है, एक मिनट, क्वालिटी, सर्विस अच्छी हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई? लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी, चलो ब्रांड लॉयल्टी हो गई। एसी हो गया, एसी हो गया, ठीक है। इस सब को क्या बोलते हैं भाई, इस सब को क्या बोलते हैं? इस सब का एक कॉमन सा नाम है, दैट इज वैल्यू एडिशन। क्या? वैल्यू एडिशन, या फिर आप बोल सकते हो एडेड वैल्यू। क्या भाई? एडेड वैल्यू या फिर वैल्यू एडिशन किसको कहते हैं भाई, किसको कहते हैं? इन सारी चीजों को, मतलब वैल्यू एडिशन, एडेड वैल्यू का मतलब है कन्विंसिंग, कन्विंसिंग कस्टमर्स टू पे मोर। कस्टमर्स को कन्विंस कर लो कि वो आपको ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाए। और ये कन्विंसिंग है क्या? वैल्यू एडिशन। आप मैकडॉनल्ड्स में जैसे ही एंटर होते हो, आपको एक गार्ड डोर ओपन करता है, सलाम करता है, ठीक है, फिर एक और वेटर आपका इंतजार कर रहा होता है वो मशीन पे, वो जो ऑटो वाली मशीन है जिसपे ऑटो ऑर्डरिंग कर लेते हो आप लोग, ठीक है, जिसमें आपको वो किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो आपको गाइड करने के लिए खड़ा होता है सर, वो आपको हेलो बोलेगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलेगा, ठीक है, फिर आपको बोलेगा सर क्या मैं आपको गाइड करूँ, ठीक है, उसने मशीन रखी हुई है। अब आप जैसे ही एंटर हुए, आपके दिमाग में क्या आना शुरू हो गया कि यार ये तो महंगा रेस्टोरेंट है भाई, ज्यादा पैसे तो देने पड़ेंगे, इधर बहस तो नहीं कर सकते, ठीक है, इधर तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो आपका अनकॉन्शियसली माइंड बोलना स्टार्ट कर देता है कि भाई प्लीज यहाँ पे
कोई उल्टे सीधे काम नहीं करना, भैंस वैस नहीं करना, पैसे ज्यादा लगेंगे ही लगेंगे, आप देने के लिए रेडी हो जाते हो भाई। ठीक है, तो ये क्या है भाई, वैल्यू एडिशन। फिर आप बैठने के लिए, जब आपने ऑर्डर दे दिया, सब चीजें कर दी, ठीक है, उसने आपको थैंक यू बोला, ये सारी चीजें, और आप फिर बैठे कंफर्टेबली। ठीक है, हाँ हाँ, वो कंफर्टेबली आप बैठे। अच्छा, जब आप फिर कंफर्टेबली बैठे, वो लाइट म्यूजिक भी चल रहा है, ठीक है, वेल ड्रेस्ड और एजुकेटेड स्टाफ भी होगा, ठीक है, आपको कोई जरूरत है वो टिश्यू अवेलेबल है, सैनिटाइजर अवेलेबल है, ये सारी चीजें अवेलेबल है। मतलब अनकॉन्शियसली आपका माइंड उधर जाके खुद बोल रहा होता है कि ज्यादा पैसे दे दो। भले वो रोड साइड का टेस्ट ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन आप फिर भी मैकडॉनल्ड्स को ज्यादा पैसे दे देते हो, क्यों? हाँ, वो वाइब वाइब भी होती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। तो वहां पे अच्छा सा एटमॉस्फेयर बना होता है, एम्बियंस अच्छा होता है, हाँ मॉस्किटो नहीं होते हैं भाई, ये सारी चीजें। हाँ, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो मैकडॉनल्ड्स लोग इसीलिए, या मैकडॉनल्ड्स तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके आप ज्यादा पैसे देने के लिए विलिंग हो जाते हो फॉर द सेम थिंग। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है, व्हाई नॉट बाय फ्रॉम रोड साइड, लेकिन वो एम्बियंस के भी तो मजे लेने भाई। आजकल रेस्टोरेंट किस पे फोकस कर रहे हैं? मुझे लगता है टेस्ट से ज्यादा वो एम्बियंस पे फोकस कर रहे हैं। वो कराची में एक रेस्टोरेंट है, वो मिजाज, जो जाता है वो कहता है भाई टेस्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी फुल क्यों? एम्बियंस बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है। हाँ, तो वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है एम्बियंस, कि भाई वो इंस्टाग्राम पे पिक्चर डालेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी, चलो भाई चले जाते हैं, खाना जैसा भी हो लेकिन पिक्चर अच्छी आनी चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट हो गया ना भाई, ये वैल्यू एडिशन ही तो है। उन्होंने क्या करा भाई, खाना वाना तो सब ऑफर कर रहे हैं, साथ क्या ऑफर कर दिया भाई, एम्बियंस। यही आजकल इसका, हाँ स्टोरी लगानी होती भाई, सब लाइक करेंगे, यही है भाई। तो सारा जमाना यही है, वैल्यू एडिशन ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। ठीक है। अच्छा, एडिडास, नाइकी, ये इतने महंगे शूज क्यों बेचते हैं? इस पे कोई अलग चोर थोड़ी होगा। अब अगर आपने देखा हो, चाइना और यूएस की जब ट्रेड वॉर हुई थी, तो चाइनीज फर्म्स ने ये सारे जो फेमस ब्रांड्स हैं आपके, लग्जरी ब्रांड्स, उनको वो कर दिया था, एक्सपोज कर दिया, कि बोला भाई ये तो सब हमारे यहाँ बनता है। हाँ, आपको चाहिए ब्रांड के नाम के बगैर, हमसे ले लो भाई इतना सस्ता। और वो क्या कर रहे थे, 10% प्राइस पे, मतलब 40,000 वाला शूज जो आप एडिडास से लोगे 40,000, और वो कह रहे हैं हमसे 4,000 का ले लो, 10% 15% ऑफ द प्राइस हमसे ले लो, लेकिन बस ब्रांड नेम नहीं लगाएंगे, कोई ब्रांड तो उनका है ना, एडिडास और नाइकी का। ठीक है, तो ये ब्रांड भी वैल्यू एडिशन है भाई। रोनाल्डो ने ये शूज पहना हुआ है, तो भाई ब्रांड की वैल्यू वैसे ही बढ़ गई। ठीक है, वो रोनाल्डो को पे करते हैं कि भाई हमारा शूज पहनो। तो ये भी मार्केटिंग प्रमोशन का पार्ट है, जो कि वैल्यू एडिशन पे लीड करता है। क्लियर है भाई, तो वैल्यू एडिशन होती जाएगी। अच्छा, तो वैल्यू एडिशन कन्विंसेस कस्टमर्स टू पे मोर, कि कोई कस्टमर आपको ज्यादा पैसे देगा। चलो भाई, तो ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग वैल्यू। ठीक है, तो कुछ भी कस्टमर को ज्यादा ऑफर करना, कि वो कन्विंस हो जाए कि वो आपको ज्यादा पैसे दे। तो भाई वैल्यू एडिशन का या फिर एडेड वैल्यू का एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, एवी मतलब एडेड वैल्यू, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटीरियल्स। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटीरियल्स। सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई, सेलिंग प्राइस है जितने का आपने बेचा। सही है, तो आपने कितने का बेचा, समझो भाई 6,000 का या 600 का, समझो बर्गर वाली एग्जांपल लेते, 600 का आपने एक बर्गर सेल करा, 600 का आपने बर्गर सेल करा, उसकी कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटीरियल समझो 250, कितनी, 250, मतलब बर्गर को बनाने में 250 लगे आपके, मतलब बर्गर के बनाने की कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटीरियल्स, कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटीरियल मतलब रॉ मटीरियल की कॉस्ट। तो भाई बर्गर को बनाने के लिए बर्गर बंस चाहिए, वेजिटेबल्स, ठीक है, प्राइमरी सॉसेस, ठीक है, जो वो मायो वगैरह जो बेसिक सॉसेस है, फिर आपको समझो एक नॉर्मल चीज चाहिए और चिकन की पैटी चाहिए या फिर बीफ की पैटी चाहिए, समझो 250 का वो तैयार हो जाएगा बर्गर। अभी मैं इसके अंदर लेबर कॉस्ट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस चार्जेस, ठीक है, एसी का खर्चा, एम्बियंस का खर्चा, सीट का खर्चा, वो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, वो इंक्लूड नहीं कर रहा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बॉट एंड मटीरियल इज बस बर्गर की कॉस्ट, अदर कॉस्ट को मैं माइनस नहीं कर रहा। तो इसका मतलब मैंने 250 की चीजें खरीदी बर्गर की, और 250 की चीजें जो बर्गर की खरीदी उनको पैक करा और 600 का सेल कर दिया। मतलब 250 की चीज को उठाकर मैंने 600 का सेल कर दिया। ये क्या है, वैल्यू एडिशन, मतलब एडेड वैल्यू। इसका मतलब मैंने 250 के बर्गर में 350 की क्या करिए, 350 की क्या करिए, वैल्यू एडिशन। क्या करिए भाई, वैल्यू एडिशन। तो 600 में से 250 चला गया तो कितना बचा,
350। इसका मतलब यहाँ पे एडेड वैल्यू हमारी 350 हो गई। इसका मतलब मैंने 250 की चीज को उठाकर 350 ऐड कर कर 600 का सेल करा। इसका मतलब 250 के बर्गर पर मैंने 350 की वैल्यू एडिशन करी, तो टोटल कितना हो गया 600। कितना हो गया भाई 600। तो 250 की कॉस्ट ऑफ बॉटन मटेरियल, 350 की वैल्यू एडिशन, तो बेच कितने का दिया 600। मतलब मैंने कस्टमर को 250 की चीज 600 में सेल कर दी, दैट इज वैल्यू एडिशन। तो यहाँ पे कितने की वैल्यू ऐड करी 350। मैंने 250 की चीज कस्टमर को कन्विंस करी कि वो 600 में खरीद ले, तो इसका मतलब मैंने 250 की चीज को कुछ वैल्यू एडिशन करके 600 का बेचा होगा ना, ऐसे ही तो 600 का नहीं बेच दिया। ठीक है 600 का बेच दिया, तो 350 की वैल्यू एडिशन होगा। अब देखो कस्टमर मुझे 250 की चीज के डायरेक्ट 600 रुपए तो नहीं दे देगा, ये 350 मैंने वैल्यू एडिशन करी, 350 कस्टमर ने मुझे ज्यादा दिए, तो मैंने उसको क्या ऑफर करा, एसी, म्यूजिक, सीट्स, ठीक है, वेल ड्रेस स्टाफ, ठीक है, एजुकेटेड स्टाफ, टिश्यूज, सैनिटाइजर, ये सारी चीजें ऑफर करी, जिसकी वजह से कस्टमर कन्विंस हो गया कि 250 के जो बर्गर की कॉस्ट है वो मैं 600 में भी खरीदने को तैयार। आई बात समझ। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल इज एडेड वैल्यू या फिर वैल्यू एडिशन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे बिजनेस ने वैल्यू क्रिएट करी, 250 की चीज को 600 का सेल करा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन। सही है भाई। अब देखो एडेड वैल्यू का फायदा क्या है, एडेड वैल्यू का फायदा क्या, एडेड वैल्यू का फायदा क्या है भाई, देखो अगर एडेड वैल्यू नहीं है, इंपॉर्टेंस ऑफ एडेड वैल्यू, अगर एडेड वैल्यू नहीं है मतलब मैं 250 की चीज को डायरेक्ट 260 का सेल कर देता हूं। अब आप बोलोगे सर बचत तो हो रही है, बचत तो हो रही है, लेकिन गलत, बचत नहीं हो रही। आपने 600 की सेल करी चीज, बनाने की कॉस्ट कितनी थी 250, बचा कितना 350, क्या ये प्रॉफिट कहला सकता है, नहीं भाई, ये एडेड वैल्यू है, ये एडेड वैल्यू है। एडेड वैल्यू में से फिर और माइनस करोगे अदर कॉस्ट, जी तो फिर प्रॉफिट आएगा। तो अगर सवाल आ जाए कि प्रॉफिट और एडेड वैल्यू सेम है, तो आप बोलोगे नो, एडेड वैल्यू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ बॉट एंड मटेरियल, वेयर एज प्रॉफिट इज कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ बॉट एंड मटेरियल माइनस ऑल अदर एक्सपेंसेस, ऑल अदर कॉस्ट, फिर प्रॉफिट बचता है। तो प्रॉफिट इज समथिंग दैट इज लेफ्ट एट द वेरी एंड, बिल्कुल एंड में जो जाके बच जाएगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट। जी नहीं, अगर आ जाए सवाल प्रॉफिट और एडेड वैल्यू में क्या डिफरेंस है तो आप ये बता दो। क्लियर है भाई सबको। क्लियर है भाई। तो ये डिफरेंस बिटवीन वो एडेड वैल्यू एंड प्रॉफिट होगी, ठीक है। अच्छा अब इंपॉर्टेंस ऑफ एडेड वैल्यू पे आ जाते हैं, जो हम बात कर रहे थे। तो एडेड वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या, एडेड वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है भाई, अगर एडेड वैल्यू नहीं हो, 250 की चीज का 250 में ही बेच दिया, या 260 में बेच दिया, 270 में बेच दिया, भाई अदर कॉस्ट कहाँ से बेयर करोगे, एसी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बेयर करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब एडेड वैल्यू इज इंपॉर्टेंट टू पे अदर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। तो एडेड वैल्यू इज इंपॉर्टेंट टू पे other costs and expenses। सेकंड, अदर कॉस्ट और एक्सपेंसेस पे करने के बाद कुछ बच जाएगा तो मैं कहां लेके जाऊंगा, घर, और घर लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। थर्ड, वैल्यू एडिशन, जब आप वैल्यू एडिशन करते हो ना, जैसे आपको बताओगे स्टेक बाय सीएफयू, स्टेक बाय सीएफयू जहां पे स्टेक मिलता ही 10,000 का, सही है, एवरेज वहां पे प्राइस 10,000 रुपए। अब 10,000 का स्टेक मिल रहा है, लोग क्यों जा रहे हैं वहां पे, भाई एडेड वैल्यू है। वो कह रहे हैं हमने ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन बीफ यूज करते हैं, ठीक है, फिर उन्होंने एम्बियंस बहुत अच्छा बनाया हुआ है, फिर वहां पे ना वो छोटी सी जगह बनाई हुई उसको अच्छे से बनाया हुआ है, ठीक है, और वहां पे वो वेटिंग भी लगती है, 1 हफ्ते 2-3 दिन की वेटिंग लगती है, ये क्या है, एडेड वैल्यू तो है।
तो एडेड वैल्यू जब आप कुछ ज्यादा ऑफर करते हो किसी और से, मतलब ऑस्ट्रेलियन बीफ ऑर्डर ऑफर कर दिया आपने, बहुत ही अच्छी बैठने की जगह ऑफर कर दी, आपने बहुत ही ज्यादा अच्छा एम्बियंस ऑफर कर दिया, तो आप उसी चीज के लिए ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हो। मतलब एडेड वैल्यू ऑल्सो अलाउज यू टू compete अगेंस्ट दी competitors। मतलब आपको एक competitive एडवांटेज मिल जाता है। एक रेस्टोरेंट मेरे ख्याल से कराची में वो खुला है, वो क्ले, क्ले ना, क्ले एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। तो वो वहां पे स्टेक्स अदर बिजनेसेस के कंपैरेटिवली महंगे हैं। क्यों? एम्बियंस अच्छा है। तो भाई जब आप एम्बियंस अच्छा दे रहे हो, वैल्यू एडिशन कर रहे हो, एडेड वैल्यू कर रहे हो, इसका मतलब लोग बोलेंगे यार इसमें वैल्यू एडिशन ज्यादा हुई हुई है, इसका एम्बियंस अच्छा है, यहाँ पे अच्छा माहौल है, यहाँ पे चलते हैं। हो सकता है। एक जिम, एक जिम वैल्यू एडिशन कैसे कर सकता है? आप लोग बताओ भाई। अच्छी मशीन रख के, और क्या कर सकता है भाई जिम एडेड वैल्यू कैसे कर सकता है? नहीं दानियल, ये वहां पे है भाई, वहां पे स्टेक बाय काफी महंगा है। हाँ एसी वगैरह, क्लीनिंग, ठीक है, हाइजीन हो सकता है, ठीक है। सर वो जो डबल प्रॉफिट मार्जिन होता है वो किस में आता है? नहीं वो तो अलग, वो तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हो सकता है, आप बोल सकते हो सारी। हाँ स्विमिंग पूल हो सकता है, बिल्कुल जिम में स्विमिंग पूल वैल्यू एडिशन कर सकता है, आप ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाओगे। जैसे एक नया वो जिम खुला है वो भादराबाद में ना, साइक्लोन फिटनेस, ठीक है, अब कराची में साइक्लोन फिटनेस ओपन हुआ एक वो जिम। वो क्या कर रहे हैं, वो स्वाना और वो सारी चीजें ऑफर कर रहा है। मतलब वो जब अपने इंस्टाग्राम पेज पे लगा रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं यार ये तो कोई अलग जगह है यार, यहाँ पे चलते हैं भाई। ठीक है, ये वैल्यू एडिशन है भाई। वैल्यू एडिशन मतलब कंपेटिटिव एडवांटेज दे रही है आपको, कस्टमर्स को कन्विंस कर रही है कि यार कंपेटिटर के पास नहीं जाओ, इधर चले जाओ। तो कंपेटिटिव एडवांटेज, वेल मेंटेन्ड होगा, अच्छे ट्रेनर्स होंगे, ठीक है, सर्टिफाइड ट्रेनर्स हो सकते हैं, ये वैल्यू एडिशन हो सकता है। कोचिंग वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं? जो अभी हमने कोचिंग बनाया है ये वैल्यू एडिशन है भाई। जो अभी ये पूरा कोचिंग बना है स्क्रैच से, ये वैल्यू एडिशन। हाँ PS5 DB, फिर आप एम्बियंस चेक करो, ये लाइट वगैरह चेक करो, वार्म लाइट्स वगैरह, ये सारी फैंसी लाइट्स वगैरह, ठीक है। फिर फिर एसी बड़े अच्छे, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हर जगह एसी लगे हुए हैं, ठीक है। फिर PS5 है, फिर टेबल टेनिस है, ठीक है, फिर अच्छी से बैठने की जगह है, ये सब वैल्यू एडिशन। मतलब हमारे पास जो स्टूडेंट आएगा वो कहेगा यार आप लोग 500 1000 रुपये ज्यादा ले लो यार, कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छी जगह तो दे रहे हो बैठने के लिए, लाइब्रेरी है यहाँ पे। तो भाई ये वैल्यू एडिशन तो है, हम कस्टमर्स को कन्विंस कर रहे हैं कि भाई अब हमें ज्यादा पैसे दे दो। ऑनलाइन थोड़ी है, ऑनलाइन PS5 कहाँ से मिलाएंगे? हाँ इस्लामाबाद से आ जाओ आप। ठीक है, तो ये क्या है भाई? ये वैल्यू एडिशन है भाई। ये हमने क्यों खर्चा करा है? ये आर्किटेक्ट से बनाया, क्यों बनवाया? ताकि हम ज्यादा पैसे चार्ज कर सके भाई। ठीक है, वैल्यू एडिशन सीधी बात है ना यार, वैल्यू एडिशन है भाई। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन यही है भाई कि हम ज्यादा पैसे चार्ज कर सके। और कस्टमर भी जब अच्छी जगह देखेगा, हाँ अच्छी जगह देखेगा तो बोलेगा हाँ यार दूसरे कोचिंग इतने डल एनवायरनमेंट में होते हैं, आपका अच्छा है, चलो सही है यार, 500 1000 ले लो। देखो लाइट भी खोल के दिखा रहे हैं बंदा हमारा। ठीक है चलो, तो भाई वैल्यू एडिशन होगी तो भाई बंदा ज्यादा पैसे देने के लिए विलिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको लूट रहे हैं, नहीं, हम आपको ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं जो आपको खुद ही कन्विंस कर रहा है कि आप हमें 500 1000 रुपए या 1500 2000 रुपए आप हमें ज्यादा देकर जाओ। क्योंकि आप बोलोगे यार अच्छा एनवायरनमेंट छोड़ो यार, 500 1000 2000 क्या होता है भाई, ले लो बस कर दो हमारा एडमिशन, तो ये हो सकता है। ठीक है, चलो जी, तो ये क्या हो गया भाई, वैल्यू एडिशन। चलो जी, तो भाई सबको क्लियर है? तो वैल्यू एडिशन की इंपॉर्टेंस भी पता चल गई। ठीक है, तो ये सारी चीज। अबे दानियाल, चलो, अच्छा भाई, तो ये सारी चीज हमने बात कर दी ना वैल्यू एडिशन की। चलो अब हम बात करते हैं डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट की, फिर हम एक पास पेपर का क्वेश्चन भी करेंगे वैल्यू एडिशन का। ठीक है, चलो जी, डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट क्या भाई? डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट। डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? अगर आप वर्ड सर्च करो ना डायनामिक, वर्ड सर्च करो डायनामिक, डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है भाई? डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। आजकल अगर आप नोटिस करो ना, तो जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से चेंज कर रहा है। कोविड से पहले इतना तेज नहीं था, कोविड के बाद सब घर में बैठे ऑनलाइन बैठे, बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज कर दिया। ऑनलाइन बिजनेसेस
बूम पे आ गए, ऑनलाइन टीचिंग बूम पे आ गई। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस करने का जो नहीं एक्सपीरियंस था, या बिजनेस जो कर सकते थे, या बिजनेस एनवायरनमेंट था, मतलब कंपटीशन, ये सारी चीजें बहुत बढ़ गई, बहुत चेंज हो गई। तो बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस का माहौल बहुत ज्यादा क्या होता जा रहा है आजकल, चेंज होता जा रहा है। ठीक है, क्यों चेंज होता जा रहा है? देखो हो क्या गया, कोविड के बाद सबको रियलाइज हुआ कि यार ये तो ऑनलाइन तो चीजें चल सकती हैं, ऑनलाइन तो दुनिया चल सकती है। वर्क फ्रॉम होम आ गया, ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग आ गई, ऑनलाइन समझो आप, वो जो लोग वो योगा की ट्रेनिंग, जिम की ट्रेनिंग ऑनलाइन लेना स्टार्ट कर दी है भाई। ठीक है, मतलब लोग देख देख के सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें स्टार्ट हो गई। फिर ऑनलाइन के जमाने में ई कॉमर्स का बूम आया, तो मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट अब बहुत ज्यादा जल्दी से चेंज होगा। कोविड के बाद बहुत जल्दी चेंज हुआ, और अब कोविड के बाद और जल्दी चेंज होना स्टार्ट हो गया आफ्टर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद बिजनेस एनवायरनमेंट में और ज्यादा तेजी आ गई है भाई। ठीक है, तो डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हेन द एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस और द बिजनेस करने की सेटिंग पूरी क्या हो रही है भाई, चेंज होती है। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, या क्या की चेंजेस है? भाई न्यू कंपेटिटर्स एंटर होते जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, न्यू कंपेटिटर्स एंटर होते जा रहे हैं। पहले आउटफिटर, सही, पहले आउटफिटर पाकिस्तान में यंगस्टर्स का ओनली, आप समझो वो था, क्या था भाई, ओनली क्लोथिंग स्टोर था। ठीक है, आफ्टर कोविड, आफ्टर कोविड क्या हुआ, आफ्टर कोविड आपने देखा होगा कि अचानक से अच्छे खासे ऑनलाइन यंगस्टर ब्रांड्स आ गए। हाँ, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे यंगस्टर ब्रांड्स आ गए। अच्छा, अब वो आउटफिटर को स्टार्ट करने में कितना पैसा लगा होगा, बहुत ज्यादा, हर जगह दुकानें खोली हुई है। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने में कितना पैसा, कुछ भी नहीं, वेबसाइट बना लो भाई 25-30 हज़ार रुपए की, वो भी नहीं बनानी, इंस्टाग्राम का पेज खुद ही बना लो यार, खुद ही पिक्चर खींच के डाल लो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐड का खर्चा कर लो 500 हज़ार रुपए दिन का। ठीक है, मतलब कुछ भी कॉस्ट नहीं है ना। तो न्यू कॉम्पिटिटर्स एंटर हो गए, क्योंकि बिजनेस ओपन करना ज्यादा आसान हो गया, सबने ओपन कर लिया। अब आउटफिटर का कंपेटिटर आप भी अपने घर में बैठे हुए हो सकते हो, अगर आप कपड़े सेल कर रहे हो घर पे बैठे बैठे। हाँ, तो न्यू कंपेटिटर्स एंटर करते जा रहे हैं मार्केट। फिर लीगल चेंजेस आते जा रहे हैं, मतलब कानूनी चेंजेस आ रहे हैं, कानूनी चेंजेस मतलब गवर्नमेंटल चेंजेस। गवर्नमेंटल चेंजेस का मतलब क्या होता है, अगर आप गौर से सुनो, तो गवर्नमेंटल चेंजेस क्या हो रहे हैं कि आजकल क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही है। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात होने के लिए बात हो रही है, तो उससे हो क्या रहा है कि जैसे ही वो चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज पे बात होना स्टार्ट हो गई, तो लोग अब वो जो ऑयल वाली गाड़ियां थी, पेट्रोल वाली कार्स थी, उससे अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे, हाइब्रिड गाड़ियों पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। तो जो जो बिजनेसेस ऑयल या पेट्रोल गाड़ियां बना रहे थे, अब वो क्या होते जा रहे हैं, वो क्या होते जा रहे हैं, वो क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। अब वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जमाना आ गया। निसान, आपको पता है निसान, निसान कितनी मशहूर कंपनी है, वो बैंकरप्ट होने वाली है जी। 6 महीने पहले उसका सीईओ आया था, और वो आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने यही बोला, उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वी ओनली हैव 1 ईयर, 1 ईयर, 1 साल है, 1 साल है, अगर हमने इस साल कुछ नहीं करा तो हम जाएंगे, मतलब बंद हो जाएंगे, हमें पैसों की शदीद जरूरत है। मतलब देखो, निसान जैसी इतनी बड़ी कंपनी बंद होने की अनाउंस करी, क्यों भाई, लीगल चेंजेस आ गए ना। ज्यादातर जो गवर्नमेंट है वो किसको, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सपोर्ट कर रही है, फिर आपके हाइब्रिड गाड़ियों को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, इस तरह। हाँ, नहीं ना, इतनी मशहूर नहीं है ना, वो फोकस नहीं कर रहे, वो स्पोर्ट्स कार वगैरह में फोकस कर रहे थे। अब देखो लीगल चेंजेस आ गए, जिसकी वजह से वो मसले आ गए। हाँ, मित्सुबिशी का भी मसला चल रहा है, मित्सुबिशी का भी मसला चल रहा है, ये भी सारी चीजें सही है। उसके बाद इकोनॉमिक शिफ्ट्स भी आ रहे हैं। इकोनॉमिक शिफ्ट का मतलब क्या है, अब भाई लोग ना सस्ती गाड़ियां नहीं लेना चाह रहे, महंगी गाड़ियां लेना चाह रहे हैं, या हालात खराब हो गए तो लोग महंगी गाड़ी नहीं सस्ती गाड़ी लेना चाह रहे हैं आफ्टर कोविड। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है इकोनॉमिक शिफ्ट्स, मतलब इकोनॉमिक चेंजेस, मतलब लोग अमीर हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं। ठीक है, तो लीगल चेंजेस के बाद इकोनॉमिक चेंजेस भी मैटर करते हैं। उसके बाद भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ये निसान वगैरह क्यों आउटडेट हो जाएंगे, क्यों, ये टेस्ला, BYD, ठीक है, ये टेस्ला BYD क्या कर रहे हैं, ये टेस्ला BYD इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे तो आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो कर रहे हैं। आप टेस्ला किस पे चला गए, ड्राइवरलेस कार्स पे, किस पे चला गया भाई, ड्राइवरलेस का। ये टेक्नोलॉजिकल ब्रेक देखो ना कितना आ गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी आ गई इसके अंदर। तो ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की भी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस आउट ऑफ बिजनेस होए जा रहे हैं।
कि अब उनका फ्यूचर कोई दिख नहीं रहा। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर आल्सो वन ऑफ द रीजन कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत चेंज होता जा रहा है, ठीक है, और ये भी चेंज आ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट के, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है। तो अगर आप हाँ बिल्कुल हुसैन, ऐसा ही है कि ड्राइविंग कार यूजिंग कंट्रोलर, और वो ड्राइविंग कार यूजिंग कंट्रोलर भी नहीं है, बल्कि वो खुद ही गाड़ी चलती है। और आजकल तो टेस्ला ने वो एक और गाड़ी ऐसी निकाल दी, मेरे ख्याल से मॉडल एस है या मॉडल पता नहीं कौन सा भी नया निकाला है इन्होंने। हाँ वो कर रहा है। आपने गाड़ी खरीदी, वो आपकी गाड़ी है, ठीक है, आप उस पर बैठोगे, वो गाड़ी आपको आपके ऑफिस छोड़ देगी, और आप अपने मोबाइल टैप करोगे और वो गाड़ी उबर बन जाएगी। फिर वो उबर के ऐप से कनेक्ट हो गए, वो राइड उठाएगी, और राइड कर करके, क्योंकि ड्राइवरलेस है, राइड कर करके आपको पैसे कमा के दे देगी। तो ऑफिस में आप बैठे हुए हो, आपकी गाड़ी पैसे कमा के दे दी आपको। ये चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट अभी टेस्ट हो रहा है। तो अब टेस्ट हो रहा है, इसका मतलब अब ये आ ही जाएगा। ठीक है, मतलब लोग गाड़ी अपने लिए खरीद रहे हैं, ऑफिस में नीचे पार्क होती थी, अब पार्किंग की जरूरत नहीं है, आप जाओ भाई, भेजो उसको उबर पे लगा दो, एक टैप से हाँ होगी। तो मतलब ये देखो ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी आ रही है, इसका मतलब ये जो अब लोग करीम और उबर में गाड़ियां देते थे, वो भी उनका भी बिजनेस चला जाएगा। तो मतलब बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती जा रही है सर। नहीं मुझे प्राइस नहीं याद है, लेकिन ज्यादा महंगी नहीं है, अफोर्डेबल है। और अब देखो महंगी भी हो ना, लेकिन आपको ये गाड़ी पैसे कमा के दे रही है। गाड़ी तो हर जगह डेप्रिशिएटिंग एसेट है। ये पाकिस्तान ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पे गाड़ी इज एन एप्रिशिएटिंग एसेट, वरना गाड़ी हर जगह डेप्रिशिएट करती है, गाड़ी अपनी वैल्यू लूज करती है। पाकिस्तान में गाड़ी अपनी वैल्यू गेन करती है। ये एक ही ऐसा मुल्क है जहाँ पे ये हो रहा है, वरना हर जगह गाड़ी अपनी वैल्यू लूज करती है। कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। ठीक है। अच्छा भाई, तो डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया कि भाई ये सारी चीजें बिजनेस में चेंज होता जा रहा है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं भाई हम इसके क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो देखते हैं। चलो, आज जो हम करते हैं ना भाई, अभी हमने टॉपिक पढ़ ली सारे, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ा, ठीक है, स्कार्सिटी का पढ़ा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पढ़ा, फिर हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देखा था, ठीक है, फिर हमने बिजनेस एक्टिविटी को देखा था, फिर हमने ना आज हमने पढ़ लिया कि भाई वो डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, फिर हमने एडेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ये सारे कॉन्सेप्ट के बाद आज हम अपना स्टार्ट करते हैं भाई टॉपिकल पास पेपर। टॉपिकल पास पेपर में सबसे पहले हम लोग करते हैं 2 मार्कर क्वेश्चंस। ठीक है क्या भाई, 2 मार्कर क्वेश्चंस। अच्छा, आप लोग को 4 वर्ड याद होने चाहिए जो बिजनेस आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला वाला वर्ड क्या था भाई, नॉलेज। नॉलेज क्या था भाई, जो घर से याद कर कर आते हो, जो नोट से याद कर कर आते हो, चैट जीपीटी से गूगल से याद करके जाते हो, वो क्या है भाई, नॉलेज। नॉलेज के बाद दूसरा वर्ड क्या था, एप्लीकेशन, रेफर टू अ बिजनेस, रेफर टू अ बिजनेस। थर्ड, एनालिसिस, कॉन्सिक्वेंसेस, चेन, रिजल्ट्स। फोर्थ, इवैल्यूएशन, पिक अ साइड, जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन, इवैल्यूएशन। अच्छा, आज 2 मार्कर्स में क्या होता है देखते हैं। जो आपके एएस बिजनेस के, एएस बिजनेस में कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं मैंने आपको बता दिया है कि भाई एएस बिजनेस के सबसे पहले हम पेपर 1, पेपर 2 तो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। पेपर 1 में हमारे पास 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, 8 मार्कर और 12 मार्कर, ये P1 का। आज हम सिर्फ देखेंगे किसको भाई, 2 मार्कर। सही। तो जो ए पार्ट होता है, सेक्शन ए, क्वेश्चन 1, 2, 3, जो ए होता है वो होता है 2 मार्कर क्वेश्चंस। ठीक है, 2 मार्कर क्वेश्चंस। 2 मार्कर क्वेश्चंस में दोनों मार्क्स नॉलेज के होते हैं। नॉलेज के मतलब याद करना है। 2 मार्क्स हैं, इसका मतलब 2 डिस्टिंक्टिव डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स लिखना है। 2 डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स लिखने, 2 मार्कर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स फॉर नॉलेज है। याद करके जो गए हो वो लिखना है 2 डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स। व्हाट भाई, 2 डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स।
तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। क्लियर है भाई? 2 डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स। अच्छा, तो आज हमने जो अभी तक टॉपिक पढ़े हैं उसको हम देखते हुए आज उसको क्वेश्चन करते हैं। चलो, ये आ गया पहला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म एंटरप्रेन्योर। डिफाइन द टर्म एंटरप्रेन्योर। भैया एंटरप्रेन्योर का जो वर्ड था वो याद है? फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाते हुए आप लोगों को समझाया था। फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाते हुए आप लोगों को समझाया था कि कौन होता है। अब देखो, अब यहाँ पे 2 डिस्टिंक्टिव बातें लिखनी होंगी, तो आप लोग कैसे लिखोगे आंसर? अपने पास आप लोग लिखते जाओगे, अगर आंसर नहीं लिखोगे तो फिर ग्रेड नहीं लग सकता मेरे। यहाँ पे आप क्या लिखोगे भाई? आप लिखोगे entrepreneur is a person who takes all the risk, invests money and time to start a business. To start a business. ये देखो, मैंने एक चीज लिखी, entrepreneur is a person who takes all the risk, invests money and time to start a business. एक और पॉइंट भी लिखूंगा, क्या लिखूंगा? Additionally, he combines he combines all factors of production. Additionally, he combines all factors of production person who takes all the risk. ठीक है, additionally he combines all factors of production along with his risk taking ability to start or operate a business. अब देखो, ये 2 डिस्टिंक्टिव पॉइंट है, दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेक्स ऑल द रिस्क, इन्वेस्ट money and time to start a business. Additionally, he combines all factors of production along with his risk-taking ability to start or operate a business. ठीक है, अब आप ये भी मेंशन इस पे कर सकते थे, वैसे तो 2 मार्क्स मिल गए, अब ये भी मेंशन आप कर सकते थे, ठीक है, कि भाई ही एंजॉयज ऑल द प्रॉफिट, ठीक है, और कैन लूज ऑल द मनी, ठीक है, जो वो इन्वेस्ट करा उसने। ये बात समझ में आई भाई? क्लियर है सबको? 2 मार्कर क्वेश्चन। 2 मार्कर क्वेश्चन में दोनों मार्क्स नॉलेज के हैं, इसका मतलब दोनों चीजें घर से याद करी हुई लिखनी है। हाँ, रेफर टू बिजनेस हुसैन वो कर सकते हैं, मैकडोनल्ड्स टेस्ला वगैरह यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी हम 2 मार्कर पे सिर्फ फोकस करते हैं। सबको क्लियर है भाई? तो भाई आपको फोकस क्या करना है? 2 मार्कर में 2 मार्क्स नॉलेज के हैं, इसका मतलब आपको दोनों चीजें जो याद करके जा रहे हो वो लिख कर आ जानी है बस। इसमें ना ही एप्लीकेशन है, ना ही एनालिसिस है, ना ही इवैल्यूएशन है, कुछ भी नहीं, बस सीधा सीधा जो याद करा लिख कर चले जाओ। ठीक है, लेकिन 2 मार्कर में बच्चे ज्यादातर एक पॉइंट लिख कर आ जाते हैं, गलत। 2 डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स मेंशन करने हैं ताकि आपको दोनों मार्क्स मिलते हैं। ठीक है जी, चलो। नहीं, यहाँ पे मार्क्स नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन 1 पार्ट ए में बिजनेस की एग्जांपल्स नहीं देनी, वहां पे कोई मार्क्स नहीं है। हाँ, पार्ट बी में क्या होता है, कैसे एग्जांपल देनी, वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को। हाँ, दूसरा मार्क है जी, दूसरा मार्क उसी का, इसीलिए मैंने डिफरेंट कलर से लिखा है इसको। चलो, एक और करते हैं।
चलो एक और क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्कर है। डिफाइन द टर्म फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब बच्चे क्या करते हैं, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्ट लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज। गलत, ये गलत है, इस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, नहीं नहीं, इसको देखो क्या लिखना है, दो डिस्ट्रिक्टिव पॉइंट्स क्या लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे भी ये ए पार्ट है, ए पार्ट आपको पता होना चाहिए, 2 मार्कर होता है, सही है। 2 मार्कर में 2 मार्क्स नॉलेज है, ये आपके जहन में बैठ जाना चाहिए। 2 मार्कर है, ए पार्ट, 2 मार्क्स नॉलेज के, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, डिफाइन द टर्म्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आप लिखोगे यहाँ पे आंसर, लिखते जाना बेटा साथ साथ, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, वरना आप भी दोबारा बैठे हुए, नहीं करना ऐसा कुछ भी, ठीक है, साथ साथ लिखते जाना। हाँ ये सही है दानियाल, ठीक है। चलो तो आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन are the resources used by the business to produce other goods and services or to conduct business activity। ये लिखा, फिर एक और चीज लिखनी है, फिर एक और चीज लिखनी है, the four factors of production are land, labor, capital, enterprise। सही है। तो द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ये लिख दिया। और पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डेफिनेशन भी लिख दी। इसका मतलब आपने 2 डिस्टिंक्टिव बातें लिख के दे दी 2 मार्कर में, तो आपको दोनों मार्क्स नॉलेज के मिल गए। ये डिफरेंट कलर से इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको डिफरेंशिएट हो के 2 डिस्टिंक्टिव बातें कहां हो रही हैं। ऐसे आपको हर 2 मार्कर में, सेक्शन ए के पार्ट ए मतलब 2 मार्कर में, जहां पे 2 मार्क्स नॉलेज के, वहां पे ये चीज आपको लाजमी यूज करनी है कि आप 2 डिस्टिंक्टिव बातें लिखो। तो आंसर लिखने के बाद आप पढ़ लो कि मैंने क्या 2 बातें लिखी हैं, 2 अलग चीजें लिखी हैं या नहीं लिखी है। ठीक है भाई, तो आज हमने कर लिया भाई ये सारे टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हमने 2 मार्कर सीख लिया कि 2 मार्कर में 2 मार्क्स नॉलेज के होते हैं और वहां पे 2 डिस्टिंक्टिव बातें लिखनी है। फिर एज वी वुड मूव फॉरवर्ड, ठीक है, हम वो 3 मार्कर, 5 मार्कर, 8 मार्कर, 12 मार्कर पेपर 1 पर जाते रहेंगे। क्लियर है भाई, किसी को कोई इशू है यहाँ तक?